मम्मी, आप रिंकी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या इसका हर बार हमारे बीच में घुसना जरूरी है? और ये भी छोटी नहीं रही जो हर बात पर समझाना पड़े। आखिर आज अनिकेत बोल ही पड़ा था। उसकी माँ रचना जी का ये सुनकर पारा हाई हो गया। वो तमतमाते हुए बोली, बीवी क्या आ गई? तुम्हें तो अब देखो घूमने की ही पड़ी रहती है। अनिकेत ने कहा, हाँ, क्योंकि घर में तो जब देखो रिंकी बीच में ही बैठी रहती है। बड़ी हो गई है, कोई बच्ची तो है नहीं। ये गलत आदत इसको भविष्य में दुख देगी, देखना आप। रचना जी ने कहा, बहन के साथ परेशानी होने लगी तुझे। मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों इस ट्रिप पर कैसे जाते हो। उन्होंने शाम को आते ही अपने पति दयानंद जी से शिकायत की, लेकिन उन्होंने अनिकेत का साथ देते हुए कहा, रचना, रिंकी को तुम जरा समझाओ, जवान हो गई है। कल को जब बहू अपने मुंह से ऐतराज करेगी तो झगड़े ही होंगे। इस तरह कलह घर में अच्छी नहीं होती, घर टूट जाते हैं। उस समय तो रचना जी खामोश हो गई, लेकिन उनका अंदरूनी गुस्सा वही का वही था। अनिकेत और विशाखा की शादी हुए कुछ महीने बीते थे, लेकिन बहू को उसकी जगह नहीं मिल पा रही थी। हर जगह रिंकी दोनों के साथ जाती थी। बेचारी विशाखा मन की बात कह ही नहीं पाती थी। आज जब उसने सास की बातें सुनी तो पिछले महीनों में जो बीता वो याद आने लगा, जब उसकी शादी अनिकेत से हुई थी। 2-3 दिन बाद ही अनिकेत की नानी का स्वर्गवास हो गया। नानी विशाखा की सास के साथ ही रहा करती थी और बहुत बीमार भी थी। उनकी बीमारी के कारण ही अनिकेत को शादी भी कम समय में कर दी गई थी, क्योंकि नानी बहुत देखना चाहती थी। मृत्यु के बाद घर में कई दिनों मेहमानों का आना जाना रहा और विशाखा पर कितने सारे काम आन पड़े। कितने लोग घर में रुके हुए थे, जिनकी सेवा पानी को जिम्मेदारी भी वही निभा रही थी। नई नई शादी थी, मगर दोनों पति पत्नी को साथ में समय बिताने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। घर के अलग से माहौल में काम को लेकर ही एक दूसरे से बात कर पाए थे। रिश्ते को मजबूत करने का समय लोगों की सेवा चाकरी में जा रहा था। दोनों चाहकर भी ना तो एक दूसरे के पास बैठ सकते थे, ना ही साथ साथ कहीं जा सकते थे। शादी के बाद का खूबसूरत सपना चूर चूर हो गया था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। सारे लोग 1.5 महीने बाद ही चले गए थे और धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य होने लगा था। थोड़ा हंसी मजाक घर में गूंजने लगा था, जिससे अनिकेत और विशाखा की नज़दीकियां बढ़ने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि अनिकेत की बहन उन्हें अकेले रहने नहीं देती। जैसे ही दोनों बात करने बैठते, वो भैया भैया कहकर वहीं बैठ जाती। हर रोज अनिकेत से जाने क्या क्या डिमांड करती और उसके साथ मार्केट चली जाती। अनिकेत विशाखा को साथ ले जाने को कहता तो सास कहती, ये कहाँ जाएगी, सामान तो रिंकी को लेना है, घर के इतने काम हैं और तुम्हें घूमने की पड़ी है। इस तरह रिंकी दोनों के बीच में दीवार जैसी थी। रीमा हर जगह उनके साथ होती थी। शुरू में तो विशाखा बुरा नहीं मानती थी और रिंकी को साथ के जाती थी, मगर अब उसने रिंकू को छोटी बहन माना था। लेकिन अनिकेत चाहता था कि वो विशाखा को अकेले लेकर जाए, लेकिन सासू माँ यही कहती रहती कि अभी ही घूम के ही, फिर शादी के बाद कहाँ ससुराल में इस सब का मौका मिलेगा। यही तो इसके घूमने फिरने के दिन हैं। अभी तो बाई भाभी के सहारे घूम आती है, पराए घर जाकर कहाँ से ये सब होगा। इन सब बातों से अनिकेत परेशान होने लगा था। एक बार अनिकेत का पारा हाई हो गया जब उसने विशाखा के साथ कोई रोमांटिक मूवी देखने का प्लान बनाया। रिंकी ने सुनते ही कहा, मैं भी चलूंगी, मैं थोड़े ही आप दोनों के बीच में आकर बैठने वाली हूँ। भाभी, मैं तो साइड की सीट पर बैठूंगी। और रिंकी उनके साथ जाने की जिद करने लगी। अनिकेत ने उस दिन रिंकी को जोर से डांटते हुए कहा, रिंकी, तुम बड़ी हो गई हो, अकेले जाना, हमारे साथ मत जाओ। बस रिंकी ने तो घर को सिर पर उठा लिया। वह अब जवान हो चली थी, लेकिन वह बच्चों की तरह जिद कर रही थी। ऊपर से माँ भी साथ दे रही थी।
रचना जी ने कहा, मैं सब समझ रही। अब तुम दोनों की अंगों में रिंकी खड़कने लगी है। तुम तो यही चाहती हो कि रिंकी इस घर से जाए तो तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो जाए। ये तुम्हें बोझ लगने लगी है। लेकिन विशाखा ने इस बार ठान लिया कि वो सास की बातों पर ध्यान नहीं देगी। अनिकेत और विशाखा रिंकी की नजर चुराकर चुपचाप मूवी देखने निकल गए। पीछे से रिंकी ने अपनी माँ के खूब कान भरे। देखा मम्मी, मुझे छोड़ के चले गए। जब से भाभी आई हैं, भैया मुझे इग्नोर करने लगे हैं। मुझे तो सौतेला कर दिया। सास रचना जी ने कहा, आज जाने दो दोनों को। आज इनकी मूवी मैं बनाती हूँ। जैसे ही रात को दोनों घर लौटे तो रचना जी दरवाजे पर खड़ी मिली। अनिकेत, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे चुपचाप जाते हुए? अरे बहन का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है। रिंकी ने भी रो रो कर इतनी रात को तमाशा खड़ा कर दिया और बोली, मम्मी सच तो ये है कि भाभी ने ही भैया को मना किया होगा। ये दोनों मुझे मूवी ले जाने ही नहीं चाहते थे। भाभी का राज हो गया है अब तो, और भैया इनके गुलाम। जो ये कहेंगी वही होगा। रचना जी ने कहा, ऐसे कैसे होगा? ये मेरा घर है। 2 मिनट लगेंगे घर से निकालने में। ये सब सुनकर अनिकेत और विशाखा का मन खराब हो गया। विशाखा ने अनिकेत से कहा, आपने मूवी का प्लान ही क्यों बनाया? देखिए कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अनिकेत ने कहा, अरे अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? रिंकी के ससुराल जाने का इंतजार करेंगे तो माँ के नाटक शुरू हो जाएंगे। तो क्या तुम हमेशा मन मारोगी? तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, कोई गुलाम थोड़ी हो इस घर की। रचना जी और रिंकी दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते थे और विशाखा की किसी काम में मदद नहीं करते थे। रचना जी और रिंकी ने तो विशाखा को घर की कामवाली ही समझ लिया था। दोनों माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखती या गप्पे मारती। दोनों सारा दिन विशाखा और नजर रखती और उसकी बुराई करती। एक बार घर में अनिकेत की बुआ जी आ गई, जिनके आगे रचना जी जरा भी ना चलती थी, लेकिन वो विशाखा को बहुत प्यार करती थी। उनके आते ही घर में दूसरा ही माहौल बन गया। वो रिंकी आवाज देकर कहती, अरे तुझे दूसरे घर जाना है, कुछ काम दाम कर लिया कर, या ऐसे ही पड़ी रहेगी। ससुराल में थकवाएगी हमको ये लड़की, बहू से ही काम करवाती रहती है। रिंकी मुंह बनाकर कहती, बुआ जी मुझसे घर में ऐसे कोई बात नहीं करता। तो बुआ जी ने कहा, क्यों, कहीं की महारानी है क्या? तभी तो बिगड़ गई है। रचना भाभी, तुमने इसे सिर पर चढ़ा दिया है। अरे भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस पर ध्यानचंद जी ने कहा, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? बुआ जी बोली, भाभी तो अपनी चिल्लाएंगी ही जब भैया ही कुछ नहीं बोलते हैं। अरे भैया, अपनी बेटी को तो संभाल लो। बुआ जी के सच्चे और कड़वे बोल अब रिंकी के साथ रचना जी को भी बुरी तरह चुभ रहे थे। ऊपर से रिंकी बुआ को का सारा गुस्सा माँ पर उतारने लगी थी। वो रोज कहती कि मम्मी ये बुआ जी कब जाएंगी, इन्हें जल्दी से भेजो। वो दोनों गुस्से में दिन भर विशाखा से बात भी नहीं करते थे। बुआ जी विशाखा के लिए रोज रिंकी को डांट कर कहती, अरे सीख कुछ अपनी भाभी से, ससुराल में सेवा कैसे की जाती है, तेरा भी ब्याह होगा। अब विशाखा इन बातों के मजे लेने लगी थी। कोई तो था जो उसके पक्ष में बात करता था, भले वो खुद नहीं कह पाती थी, मगर उसके मन की सारी बातें बुआ जी कह देती थी। रचना जी और रिंकी के दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। बुआ जी ने जाने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। रचना जी अकेले में जाकर विशाखा को खूब खरी खोटी सुनाती, कहती कि जाने दे बुआ जी को, तेरे शक्के ना छुड़ा दिए तो कहना। अब विशाखा मन ही मन परेशान होने लगी थी। इसे पता था कि बुआ जी के जाने के बाद ये दोनों उसका जीना मुश्किल कर देंगी। वो अपनी सास और ननद के साथ तालमेल बिठाने का भरपूर प्रयास करती रही। रिंकी ने कहा, मम्मी कुछ तो कीजिए, बुआ को घर भेजने का कोई तो तरीका होगा। अब बहुत दिन हो गए ये जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। तभी बुआ जी वहां आ गई और गुस्से में बोली, रचना भाभी, तुमने इसको एक भी अच्छी शिक्षा नहीं दी है। कल को जब यही सब भुगतेगी तब एहसास होगा।
अभी तो इसको शाह देकर सिर पर चढ़ा लिया है। बुआ जी ने जाने का मन बना लिया और अनिकेत से कहा कि उनकी टिकट बुक कर दे, लेकिन अनिकेत और विशाखा की शादी की एनिवर्सरी आ रही थी। इसी कारण उसने बुआ को कुछ और दिन के लिए रोक लिया। बुआ जी ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारी पहली सालगिरह है, कहीं घूमने चले जाओ। तो विशाखा ने कहा, अनिकेत वैष्णो देवी चलते हैं। रिंकी भी तपाक से बोली, जा मैं भी चलूंगी। लेकिन बुआ जी ने कहा, अरे पागल है क्या अनिकेत, इसे तू तो गोवा लेकर जा। जब से मैं आई हूँ कहीं जा नहीं पाई है। शादीशुदा कपल वहीं जाते हैं। बुआ जी का साथ ससुर जी ने भी दिया। रिंकी बोली, अरे वाह गोवा, भैया मैं भी चलूंगी, मेरी भी टिकट कर देना। वहीं और बुआ जी फट पड़ी, ये लड़की बाबी अपने बड़ी बदअकल बना रखी है। भैया देख रहे हो आप इसको इसको पता नहीं है क्या कि शादीशुदा भैया बाबी के साथ नहीं जाते हैं। कितनी बदतमीज है ये। आज अनिकेत ने भी कहा, रिंकी बुआ जी जो कह रही हैं उसका क्या कोई फर्क नहीं पड़ता क्या तुम पर? अरे कभी तो अपने भाई भाभी को अकेले छोड़ दिया कर, हर जगह चिपक जाती है। रचना जी ने कहा, अनिकेत छोटी बहन से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? बुआ जी ने तुरंत भाभी से कहा, भाभी बुरा मत मानना, गलती तो ये रिंकी कर रही है। मैं कितने दिन से देख रही हूँ। आप ये बताओ कि क्या मैं आपके और भैया के बीच में आई थी क्या? आप दोनों खूब घूमते थे, लेकिन मैंने कभी बीच में घुसने की कोशिश नहीं की। अगर कुछ करती तो आपका भी यही हाल होता जो अब विशाखा का हो रहा है। और इस बदतमीज रिंकी को 2 थप्पड़ मारकर रोकती क्यों नहीं हो? रिंकी बुआ जी से लड़ने लगी। मम्मी ये बुआ जी कौन होती हैं हम लोगों के बीच में बोलने वाली? इनको क्या हक है? हक जताना है तो अपने घर जाएं। ये सुनकर बुआ जी के आंसू आ गए और वो बोली, भाभी यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज ये मुझे कह रही है, कल आपको कहेगी, देखना आप। कहकर बुआ जी ने अपना सामान पैक कर लिया। अनिकेत और विशाखा उन्हें रोकते रह गए, मगर बुआ जी अब रुकने वाली नहीं थी। रिंकी ने उनका ऐसा अपमान किया था जो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। रचना जी भी अपनी ननद को रोकने को तैयार नहीं थी। अनिकेत ने माँ से कहा कि बुआ जी को रोक ले, मगर उन्होंने कहा, अरे इतने दिन से आई हुई हैं, घर तो जाना ही पड़ेगा। बुआ जी रोते हुए वापस चली गई। विशाखा ने कहा, अनिकेत ये अच्छा नहीं हुआ। विशाखा ने गोवा के लिए बैग पैक किया तो रिंकी फिर से साथ जाने के लिए रोने लगी। तो अनिकेत बोला, मम्मी अब मैं भी शादीशुदा हूँ, अगर हर जगह बहन को साथ नहीं ले जा सकता, और रिंकी भी अब कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। ऐसे समय में इसे समझाना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता और उसकी प्राइवेसी क्या होती है। आखिर इसकी भी तो शादी होगी। रचना जी इतने के बाद भी अनिकेत को ही सुनाने लगी। तो अनिकेत ने कहा, माँ अब आप भी इसे समझाने की जगह मुझे समझा रही हो। ऐसा करके आप हमेशा ही इसको छह देती आई हो। इस बार मैं विशाखा के साथ अकेले ही घूमने जाऊंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। अनिकेत के कमरे से बाहर जाते ही रिंकी ने कहा, मम्मी आपने देखा भैया कैसे भाभी के रंग में रंग गए हैं। अब तो घर में इनकी ही हुकूमत चल रही है। आपके दिन डल गए अब। रिंकी को गुस्सा करते देख रचना जी बोली, रिंकी तू फिक्र मत कर, अगर ये तुझे नहीं ले गए तो मैं तेरी भाभी को भी नहीं जाने दूंगी। रचना जी ने तुरंत विशाखा को गुस्से में अपने कमरे में बुलाया। तो विशाखा जैसे इन बातों की यादों से बाहर आई। विशाखा जानती थी कि अब घर में जबरदस्त कलह होने वाली है। वो घबराकर जल्दी से कमरे में पहुंची। उसके आते ही गुस्से में बैठी रचना जी गुरगुराकर बोली, बहू अगर तुम लोग रिंकी को ही अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते तो तुम लोग भी कैसे जा सकती हो? ऐसा करो कि तुम अनिकेत से गोवा जाने से मना कर दो, क्योंकि एक अच्छी भाभी को यही करना चाहिए। ये सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, बहुत हो गया अच्छा बनने का रिवाज, अब और नहीं, मैं अच्छा बनने की कोशिश में अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाऊंगी। आज विशाखा ने बोलने का मन बना लिया। वो बोली, मम्मी जी मेरे हक है पति के साथ जाने का,
वो मेरे पति हैं और अगर वह मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। आखिर पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का पूरा हक होता है। रचना जी गुस्से में बोली, कितनी बेशर्म बहू आई है। सुनिए जी, देख रहे हैं अपनी बहू को। ये सुनकर अनिकेत भी आ गया और बोला, मम्मी आप रिंकी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या इसका हर बार हमारे बीच में घुसना जरूरी है? बुआ जी कितना समझाकर गई हैं, लेकिन इसको अक्ल नहीं आई। आखिर आज अनिकेत बोल ही पड़ा था। उसकी माँ रचना जी का ये सुनकर पारा हाई हो गया। वो बोली, बीवी क्या आ गई, तुम्हें तो माँ से जवान लड़ाना आ गया है। बुआ जी क्या कम थी, वो तो तुझे ही बोलना सिखा गई। अनिकेत ने कहा, हाँ जरूर बोलूंगा, क्योंकि घर में तो जब देखो रिंकी बीच में ही बैठी रहती है। बड़ी हो गई है, कोई बच्ची तो नहीं है। ये गलत आदत इसको भविष्य में दुख देगी, देखना आप। और बुआ जी अगर आपके साथ ऐसा करती तो क्या होता? रिंकी ने कहा, मम्मी देखिए भैया कैसे आपको बुआ जी का ताना दे रही हैं। गुस्से में बड़ी रचना जी ने कहा, तेरी बुआ की हिम्मत ही नहीं थी होती। हमारे घर में इतनी लड़ाइयों की जड़ ये मनहूस ही है। आज इसकी ही अकल सीधी करनी पड़ेगी मुझे। ये कहकर रचना जी ने ना आओ देखा ना ताओ और विशाखा को थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर अनिकेत की मुठ्ठियां बीच गई और वो चीख पड़ा, मम्मी। फिर अपने उसने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा आज भी कुछ नहीं बोलेंगे क्या आप? पहले बुआ गुस्से में चली गई और आज विशाखा। क्या ये विशाखा इस घर में मार खाने के लिए लाई है? दयाचंद जी जो कि रचना को गुस्से से देख रहे थे, उन्होंने कहा, रचना खबरदार जो बहू को हाथ लगाया, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। बहुत हो गए तुम्हारे अत्याचार। रचना जी को ये बात बहुत अपमान भरी लगी। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, इसके लिए अब मेरे ही तो हाथ तोड़ेंगे आप। पहले तो अपनी बहन इतना सुनाकर गई है, अब आप चालू होगे। ऐसी बहू तो दुश्मन को भी ना मिले। ध्यानचंद जी से सुना ना गया और उन्होंने इस बार रचना को 2 थप्पड़ मार ही दिया। रचना, तुमने अगर अब एक शब्द भी कहा तो खुद को बाहर खड़ा देखोगी। मैं समाज की परवाह भी नहीं करूंगा। रचना, पहले तो तुमने इस लड़की को बिगाड़ दिया और फिर घर का माहौल जिसमें तुमने जहर ही घोल कर रख दिया। अरे तुम सास का क्या बनी, बहू पे अत्याचार की सीमा ही ना रही तुम्हारी। अरे तुम्हारे ही तो बेटे की बहू है, तुम्हारी खुद की बेटी इनके रिश्ते में आग लगा रही है और तुम उस आग को हवा दिए जा रही हो। अपने बेटे का घर अपने ही हाथ से तोड़ने की तैयारी कर दी तुमने। रचना जी को एक थप्पड़ ने दिन में तारे दिखा दिए थे। रिंकी ने कहा, सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। पापा आपकी बेटी बोझ है क्या आप पर? आप तो हमेशा भाभी की वकालत करते रहते हैं। जाने इन्होंने सब और क्या कर दिया है। बुआ भैया और आप तो जैसे इनके ही वकील हैं। इस बार एक और जोरदार थप्पड़ रिंकी के गाल पर भी पड़ा। रिंकी, तुझे कितना बोलना आ गया है। अरे तुझे ये बात जब समझ आएगी तब तू बहू बनेगी और तेरा साथ कोई नहीं देगा। जब तेरी नंद यही सब तेरे साथ करेगी ना, तब तू देखना कि तेरी माँ तुझे क्या सलाह देगी। इतना सुनकर रचना जी जैसे होश में आ गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने रोती हुई विशाखा की तरफ देखा और फिर रिंकी पर दहाड़ते हुए कहा, रिंकी, अपने पापा से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इन्होंने जो भी कहा सही कहा। मैंने ही तुझे बिगाड़ा है और अब सीधा भी मैं ही करूंगी। माँ के हाथ से तुरंत एक चनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा तो वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। विशाखा ने उसे आगे बढ़कर उठाया तो ससुर जी ने कहा, देख रिंकी, हमेशा भाभी ही साथ देगी। तूने इसके साथ इतना बुरा किया, मगर ये तेरा कितना भला सोचती हैं, इससे ही सोचा जा सकता है। रोती हुई रिंकी के मुंह से निकल ही पड़ा, भाभी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। भैया सॉरी। भैया भाभी ने उसे गले लगाकर कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें शादी के बाद गोवा ही भेजेंगे। सब हंसने लगे और तनाव भरा माहौल हल्का हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।